हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में समझा है कि हमने मगध का जो साम्राज्य है वो अपने चरमकाल पर पहुंच चुका है और चंद्रगुप्त ने किसकी हत्या कर दी है? वो कर दी है घनानंद की हत्या। चंद्रगुप्त जैसे ही उसकी हत्या करता है वो एक नया साम्राज्य की स्थापना करता है जो है हमारा मौर्य साम्राज्य। उसने कौटिल्य की सहायता से हत्या की है। अब कौटिल्य बाबा कौन है? कौटिल्य बाबा वही है जो पिछली वीडियो में हमने समझा था, जो तक्षशिला के आचार्य हैं। और जब हमारे पास बाहर से एक आक्रमणकारी आया जिसका नाम सिकंदर था, वो उसे समझाने आते हैं घनानंद के दरबार में कि भाई देख ले, एक आक्रमणकारी आया हुआ है, संभल जा अभी भी। वो कहता है नहीं भाई, मैं तेरी बात क्यों सुनूं। उसका अपमान करके घनानंद निकाल देता है। तो कौटिल्य बाबा क्या करते हैं, अपनी शिखा खोल देते हैं और कहते हैं कि जब तक तेरा सर्वनाश न कर दूं मैं तो चैन से नहीं बैठने वाला। एक बालक उठाते हैं, वो बालक चंद्रगुप्त को उठाते हैं और उसे प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर देते हैं आगे आने वाले समय के लिए। तो वही चंद्रगुप्त क्या करता है, घनानंद की हत्या कर देता है और नया साम्राज्य हमारे सामने आता है, मौर्य काल। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य जब हम देखते हैं तो मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ हमें नहीं मिलता, ये पूरा भारत का एकीकरण के रूप में मिलता है। यानी कि इस टाइम क्या हो चुका है, भारत को एक सूत्र में बांधने का काम चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है। इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? हम पहले मौर्य वंश को देखते हैं कि हम पहले इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फिर आगे की सारी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश को सबसे पहले देखेंगे कि हम जानने के स्रोत क्या हैं। जानने के स्रोत कहाँ से पता चलता है कि हाँ मौर्य वंश था भी या नहीं था, ठीक है, क्योंकि इतने समय पुरानी वाली बात हो गई, कैसे पता चलेगा? तो वो देखेंगे। साथ में हम देखेंगे मौर्य शासकों के बारे में। मौर्य शासक, जो तीन प्रमुख मौर्य शासक हुए हैं उनमें हम देखेंगे संस्थापक इसका चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो मौर्य इनका सरनेम है वो इनकी माता मूरा के नाम से पड़ता है। तो चंद्रगुप्त की माता का नाम है, पता चला, मूरा था उनकी माता का नाम, ठीक है, मूरा। अरे भाई, मूरा। तो ये उनकी माता हो गई। चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र वो राजा आता है। कौन है वो है बिंदुसार। बिंदुसार। एक राजा आता है अशोक का पुत्र, वो जो बिंदुसार का पुत्र अशोक, माफ करना, अशोक है बिंदुसार का पुत्र, ठीक है। और इसका जो अंतिम शासक को हम पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा कुछ जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन इसका अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, ठीक है। तो बृहद्रथ क्या है? अंतिम शासक है, अंतिम शासक। इतना ही इसके बारे में समझना होता है कि अंतिम शासक कौन है, बृहद्रथ। बस यही पूछा जाता है, यही क्वेश्चन आता है। मौर्य शासक, जानने के स्रोत, और ये तो खिचड़ी बन गई, खैर कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप। दूसरा बात हम इसमें जानेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? अशोक के अभिलेख। किस अभिलेख में अशोक ने क्या लिखवाया, क्या बताना चाह रहा है वो अपनी प्रजा को, वो समझेंगे। अब जो मौर्य साम्राज्य है वो एक पूरा विस्तार कर चुका है, पूरे भारत में फैल चुका है। साथ में वो अपने पड़ोसी राज्यों को भी जीत चुका है, जैसे आपका अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और थोड़ा सा ईरान वाला क्षेत्र भी वो जीत चुका है। तो इतना बड़ा साम्राज्य को कैसे संभाला उसने, तो उसके प्रशासन के बारे में हम समझेंगे, यानी कि मौर्य प्रशासन के बारे में समझेंगे हम। मौर्य प्रशासन, ठीक है। तो मौर्य प्रशासन समझेंगे। तो चार चीज़ें हैं हमारे पास, इनको आज हम समझेंगे और मौर्य काल खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जानने के क्या क्या स्रोत हैं इसमें। जानने के स्रोत में हम समझते हैं सबसे पहले अभिलेखों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अभिलेख लिखने की प्रथा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ से ली हमने? ईरान से अभिलेख लिखने की प्रथा भारत में आई है, ठीक है। सबसे पहले अभिलेख हमें वहीं पे मिलते हैं जो हमने पहले वैदिक सभ्यता में ही पढ़े थे, जैसे बोजा, कोइट और कस्य अभिलेख के बारे में हमने देखा था। फिर हम साहित्यिक स्रोत के बारे में देखते हैं। साहित्यिक स्रोत,
साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे एक देसी स्रोत, देसी साहित्य और एक विदेशी साहित्य। देसी साहित्य यानी कि जो देश, अपने देश के विद्वानों ने लिखा होगा। विदेशी साहित्य जो बाहर से विद्वान आए थे उन्होंने क्या लिखा है हमारे देश के बारे में, विदेशी साहित्य। ठीक है, हम ये समझेंगे। देखते हैं कि अभिलेख। अब देखो, अभिलेखों के बारे में हम विस्तार से एक अलग पूरा टॉपिक आएगा इसी में, मौर्य प्रशासन के अंदर, मौर्य प्रशासन से पहले वहाँ समझेंगे। लेकिन अभी समझ लेते हैं कि मौर्य जो अभिलेख हैं उनसे हमें क्या क्या जानकारी, कितने अभिलेख मिलते हैं, किसके समय में ज़्यादा लिखे गए। वो अशोक के समय में ज़्यादा लिखे गए हैं। अशोक के समय के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें ये पता चलता है कि जो अशोक था उसने भेरी घोष को धम घोष में बदला। ठीक है, लगभग 47 स्थानों से अलग अलग अभिलेख मिलते हैं, 4 भाषाओं में मिलते हैं, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी हम वहीं पे समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, देसी साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे देश के विद्वानों ने लिखा है, जिसमें सबसे पहले एक नाटक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो लिखा गया था 9वीं शताब्दी में। ये लिखा गया था आपका विशाखदत्त के द्वारा। लेखक कौन है इसके, विशाखदत्त। ठीक है, तो ये एक नाटक के रूप में आता है, नाटक कहेंगे इसको। ठीक है, इससे हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, भली बातें मिलती है। साथ में जैन और बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है। जैन व बौद्ध ग्रंथ से जानकारी, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा है, जैन और बौद्ध धर्म भी अपनी चरम पर हैं और वो विस्तार कर रहे हैं, बौद्ध ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रंथों के बारे में भी जानकारी मिलती है। साथ में जो सबसे ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है चाणक्य के अर्थशास्त्र से। चाणक्य दादाजी ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र लिखा। ये उनकी बुक है अर्थशास्त्र। नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति से संबंधित बुक है। किससे, राजनीति से संबंधित बुक, संबंधित बुक। ठीक, संबंधित बुक। मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें इससे मिल जाती है। चाणक्य कौन है, ये चाणक्य तक्षशिला के आचार्य हैं। तक्षशिला के आचार्य हैं ये, और जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त के गुरु भी हैं। ठीक है, साथ में इनके अन्य नाम भी देख लेते हैं हम। इनके अन्य नाम कौटिल्य हमें देखने को मिलता है, कौटिल्य यानी कि कुटिल बुद्धि वाला, और एक नाम मिलता है इनका विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये चाणक्य के नाम है। ठीक है, तो इनके बारे में समझा हमने। हम अब देखते हैं विदेशी साहित्य के बारे में। विदेशी साहित्य के रूप में हमें एकमात्र जो किताब मिलती है वो मिलती है इंडिका। इंडिका ये बुक है, लिखी किसने, ये लिखी मेगस्थनीज ने, मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज कौन था, ये जो सेल्यूकस निकेटर है उसका यहाँ का एक दार्शनिक है, जो मौर्य साम्राज्य में घूमने के लिए आता है, दूत बनकर आता है। ठीक है, तो इससे हमें जानकारी मिलती है। अब जो इंडिका है इसकी हमें मूल प्रति नहीं मिलती है, जल गई, खो गई, फट गई, जो भी है वो हो चुका है इसके साथ। लेकिन इंडिका को पढ़कर वहाँ के कुछ विद्वान थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा, तो वहाँ से हमें इनकी जानकारी मिलती है। और वहाँ की जानकारी और इसको मिला के लग जाता है कि हाँ, ये हमारी मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें देता है। ठीक है, समझेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट जो हम समझेंगे, मौर्य शासकों के बारे में समझेंगे कि कौन कौन मौर्य शासक हैं, क्या क्या उन्होंने काम किए। मौर्य शासक पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक है। हम पढ़ेंगे फिर
बिंदुसार, अशोक, और फिर समझेंगे हम बृहद्रथ। बृहद्रथ में बस इतना ही है कि वो अंतिम शासक है, अंतिम। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रशासन को बहुत बड़ा बनाता है। पूरा क्षेत्र जो है भारत का वो उसने कब्जा कर लिया है। चल अगले पेज से बनाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को देखते हैं। ये तात्कालिक भारत कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस टाइम का ये सारा क्षेत्र यहाँ तक लगभग, और यह यहाँ तक कामरूप, ये असम का पुराना नाम है कामरूप, पूछ लिया जाता है ये भी, कामरूप। ठीक है, तो यहाँ तक इधर ईरान का पूर्वी हिस्सा, इधर हमारा कामरूप तक इसका, और दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के ऊपर वाला क्षेत्र, कृष्णा नदी के जो नीचे वाला है वहाँ पे चेर चोल पांड्य है, जिसे हम कल आने वाली वीडियो से एक वीडियो बाद उसके बारे में हम समझेंगे संगम काल को। ठीक है, तो ये मौर्यों का जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके समय का भारत है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी पर कब बैठता है? वो 323 में बैठता है। कब से कब तक बैठता है? 298 ईसा पूर्व तक बैठता है। इसके समय में क्या क्या कार्य होते हैं वो समझ लेते हैं। तो हम कहानी को इस तरह से समझते हैं कि जो हमारा विदेशी आक्रमणकारी था सिकंदर, वो अपना साम्राज्य दूसरों को सौंप करके वापस चला जाता है, जिसमें जैसे ये हमारा भारत है, इस सीमा पर कुछ दूसरा क्षेत्र वो अपना सेल्यूकस निकेटर को दे जाता है। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। और ये जो यहाँ वाला क्षेत्र उसने जीता था पोरस और आम्भी से, वो भी उनको भी वापस कर देता है, आम्भी वाला और ये पोरस वाला क्षेत्र। तो क्या करता है जो सेल्यूकस निकेटर है, इसे पता चलता है कि घनानंद की हत्या हो चुकी है और एक नया लड़का साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो वो नया लड़का है, मैं हूँ पुराना, मैं तो उसे वैसे ही हरा दूंगा। तो वो क्या जानता था कि उसके साथ तो चाणक्य बाबा बैठे हैं, ठीक है। तो वो आक्रमण कर देता है। कौन आक्रमण करता है? सेल्यूकस निकेटर। किस पे आक्रमण करता है? चंद्रगुप्त मौर्य पे। तो एक होता है युद्ध, किस किस के बीच में? चंद्रगुप्त पे निकेटर के बीच। इसे मिटा देते हैं एक मिनट। सेल्यूकस निकेटर के मध्य। तो सेल्यूकस निकेटर और इनके बीच में युद्ध होता है। तो जाहिर सी बात है जो चंद्रगुप्त है उसके पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना के होने की वजह से ये जीत जाता है और इसका घमंड चूर चूर हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जीत गया भैया, संधि कर लो, मान जाओ। तो उनके संधि तो मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? सुन गया, पहले तो तुम मेरी जो बेटी है हेलेना उससे शादी कर लो, यानी कि निकेटर की पुत्री, निकेटर की पुत्री से, पुत्री हेलेना, हेलेना से विवाह। किसका हुआ? चंद्रगुप्त का। अब विवाह हो गया है और दहेज ना मिले, रुखा रुखी सी बात लग रही है, ठीक है। तो दहेज में मिलते हैं 4 बड़े क्षेत्र, उत्तर पश्चिम के 4 बड़े क्षेत्र जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में कब्जा रखे थे सेल्यूकस निकेटर ने, जिसमें 4 बड़े क्षेत्र, एक क्षेत्र है एरात, एक क्षेत्र है आपका कांधार, एक क्षेत्र है आपका काबुल, ठीक है, और एक क्षेत्र है आपका मकरान तट। ये आपका मकरान तट, ठीक है। मकरान तट ये
समुद्र के पास वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है दोनों ही, और ये भी अफगानिस्तान वाले और ईरान वाले क्षेत्र के आसपास को पड़ता है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो 4 ये बड़े क्षेत्र किसे मिलते हैं, ये मिल जाते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य को। अब वो क्या काम करता है, वो साथ में जो मेगास्थनीज है वो मेगास्थनीज को भी भेजता है। मेगास्थनीज किसका राजदूत है, वो राजदूत है निकेटर का, तो वो इसे भी भेजता है कि हम वहाँ पे जाइए और पता कीजिए कि साम्राज्य कैसा है, लड़का कैसा है वगैरह वगैरह। हालांकि उसने देर कर दी, लेकिन मजबूरी के आगे तो काम कर ही जाता है। उसने अपनी बेटी का विवाह कर ही दिया। उन्होंने कहा अब मुझे दे दो। उन्होंने कहा आप तो ससुर जी हो, क्या लोगे। उन्होंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 500 हाथी चाहिए। 500 हाथी लेके भाई साहब हो जाते हैं खुश, और ये खुशी से फूले नहीं समझते और अपना वापस निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी चंद्रगुप्त के लिए। ठीक है, साथ में अब कुछ नहीं होता, अब ये अपने अंतिम समय में आ जाते हैं। चंद्रगुप्त का जो अंतिम समय है वो दक्षिण भारत में बीता। उसकी जो मृत्यु होती है, दक्षिण भारत में मृत्यु होती है। दक्षिण भारत में मृत्यु की बात करते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में मृत्यु होती है। कैसे होती है, वो जैन धर्म अपना लेता है। जैन धर्म अपनाया, और जैन धर्म में एक व्यवस्था होती है संलेखना व्यवस्था, यानी कि उसमें उपवास करते हैं और उपवास करने से स्वयं की इच्छा से अपना शरीर त्याग देते हैं। तो दक्षिण भारत में एक स्थान है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला, ठीक है, श्रवणबेलगोला में संलेखना व्रत द्वारा, ठीक है, शरीर त्यागा, शरीर त्यागा। ठीक है, अब क्या होगा, इसने शरीर त्याग दिया तो राज्य कौन करेगा, राज्य करेगा इसका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में समझते हैं। अब जो बिंदुसार है बहुत ज़्यादा उसने साम्राज्य विस्तार तो नहीं किया, चंद्रगुप्त ने ही काफ़ी कर दिया था, लेकिन फिर भी जितना उसने करना था उसने किया। गद्दी पर बैठा 298 ईसा पूर्व में और 273 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसके समय में क्या होता है, एक तो हमें पढ़ना कि इसके समय में 2 विद्रोह होते हैं, तक्षशिला के विद्रोह, साथ में ये विदेशों से अपने कुछ संबंध बनाता है, मित्रवत संबंध बनाता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मित्रवत संबंध को। तो ये पत्राचार करता है ईरान के राजा, ईरान के राजा एंटियोगस, ईरानी सीरिया के राजा। ठीक है, सीरिया के राजा एंटियोगस। ठीक है, राजा है एंटियोगस। उससे क्या करता है, मित्रवत पत्राचार करता है और उससे कुछ चीज़ें मांगता है। इसने 3 फेमस चीज़ें मांगी। एक तो मांगी इसने सूखी अंजीर, सूखी अंजीर मांगता है। अंजीर के साथ ये मांगता है मीठी मदिरा, शौकीन है मेरा भाई। ठीक है, मीठी मदिरा, और मीठी मदिरा के साथ ये मांगता है एक दार्शनिक। ठीक है, तो क्या मांगता है ये दार्शनिक, कि हमारा मनोरंजन करने के लिए आप किसी को तो भेजिए। तो उसने कहा कि ये भी भेज दूंगा, है मेरे पास, बहुत बड़ी है, इसका तो मैं भी शौकीन हूँ, बहुत बड़ी है, ले जा। कि ये तो मेरे पास 1 ही 2 है, ये नहीं दूंगा मैं। तो उसने दार्शनिक नहीं दिया, दोनों चीज़ें दे दी। लेकिन उसने एक काम करा, एक दार्शनिक तो नहीं भेजा, दूत भेज दिया। दूत भेजा, दूत का नाम था डाइमेकस, डाइमेकस। ठीक है, इससे भी हमें जानकारी मिलती है प्रशासन के बारे में। ठीक है, अब समझते हैं इसके समय के विद्रोह के बारे में। 2 प्रमुख विद्रोह, प्रमुख विद्रोह। ठीक है, कहाँ पे हुए थे, ये हुए थे तक्षशिला में। तक्षशिला आज अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है ये। ठीक है, 2 विद्रोह होते हैं। पहला जो विद्रोह होता है वो संभालने जाता है इसका बड़ा पुत्र,
बड़ा पुत्र है। ध्यान से वीडियो को रोक करके पॉज करके लिखते रहना। मैं थोड़ा सा फ्लो में बह जाता हूँ तो जल्दी जल्दी लिख देता हूँ और ऊपर कर देता हूँ, तो थोड़ा सा पीछे वो कर करके आप लिख लेना भाई, ध्यान नहीं रहता कभी कभी, ठीक है। तो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहला तो संभाला सुसीम ने। सुसीम जो बिंदुसार है उसका बड़ा पुत्र है। दूसरा, जब दूसरा होता है तो उसे संभालता है अशोक। अब दूसरा संभालने के लिए सुसीम को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि पहला संभालने के लिए भेजा था तो उसने संभाल तो लिया था, लेकिन बहुत जल्दी वो फिर से भड़क उठा। तो उसने कहा, बिंदुसार ने कहा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, दूसरे बेटा को भेज दिया, ठीक है। इसने मार काट मचाई, इतनी मार मारी उन्हें कि वो शांत हो गए, दोबारा वो फिर विद्रोह नहीं करा। तो इसी बात से खुश होकर के वहाँ पे कुछ दिन रुका, और कश्मीर वाले क्षेत्र में एक नगर पड़ता है श्रीनगर, तो अशोक ने श्रीनगर को बसाया। क्या बसाया? श्रीनगर को बसाया, जो आज हमारे कश्मीर की राजधानी भी है श्रीनगर, ठीक है, उसको बसा दिया। फेमस चीज़ हो गई। योग्य शासक ये हुआ। वैसे वो चाहता तो था कि सुसीम राजा बने, लेकिन अशोक क्या करता है कि अशोक बोला जब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ज़्यादा योग्य हूँ तो मुझे राजा बनाओ। तो ये क्या करता है कि अपने भाइयों की हत्या करता है, 99 भाइयों की हत्या करता है और राजगद्दी पर बैठता है। स्टार्टिंग में जब ये बैठता है 373 में, उसके हटने के बाद, बिंदुसार के हटने के बाद, फिर भी उसे 4 साल का क्या करना पड़ता है? गृह युद्ध में भाग लेना पड़ता है अपने भाइयों को मारने के लिए, गृह युद्ध समाप्त करने के लिए। जो वास्तविक राज्याभिषेक होता है वो होता है इसका 269 में, वास्तविक राज्याभिषेक, ठीक है। तो वास्तविक राज्याभिषेक हो गया, और खुद को पहले ही कर देता है ये 373 में राजा बना देता है, लेकिन हत्या तो करनी पड़ेगी अगर राजा बनना है तो, ठीक है। फिर क्या करता है, अब ये राजा बन गया, ठीक ठाक राज्य कर रहा है, जितना बड़ा क्षेत्र है अपना अधिकार कर रखा है, और समय समय पर घूमता रहता है कि हाँ भाई क्या करना है, कैसे करना है। एक क्षेत्र है कलिंग, नासूर बना हुआ है, पकड़ा नहीं जा रहा, क्या करा जाए। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले उसी क्षेत्र पे क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। तो लगभग अपने राज्याभिषेक के, वास्तविक वाले की बात कर रहा हूँ, वास्तविक राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो नासूर बना हुआ है कलिंग पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। कौन करता है? अशोक कर देता है, ठीक है, कि भैया पहले मैं तुझे निपटा लेता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। तो कलिंग पर कर दिया आक्रमण। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, उसे पता चलता है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो गए, इतने ही उन्होंने बंदी बना लिए। तो उसका क्या हो जाता है? हृदय परिवर्तित हो जाता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है, और वो कहता है कि अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे लोगों को क्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो। तो वो साम्राज्य विजय नीति को त्याग करके क्या करता है? साम्राज्य विजय नीति को त्याग कर सांस्कृतिक विजय नीति को अपनाता है, ठीक है, विजय नीति को अपनाता है। और इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं कि भेरी घोष को धम घोष में बदलता है। तो यही है वो, भेरी घोष को धम घोष में बदलना, ठीक है, भेरी घोष में बदला, ठीक है। वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कर लिया। अब क्या करते हैं, बात कर लेते हैं कि इतना बड़ा प्रशासन अब वो कैसे संभालेगा। उसे युद्ध तो करना नहीं है, तो क्या करेगा? पहले ही बहुत बड़ा है, तो वो क्या करता है, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर लेता है। जैसे राजू का नामक एक व्यक्ति के तीर्थ यानी कि उनका बड़ा अधिकारी होता है, जिन्हें महामात्य भी बोला जाता है, उनकी नियुक्ति करता है। जिससे क्या होता है कि वो अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो भैया तू इसको सजा दे दे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो सीधा साधा बन के रहूँगा, ठीक है। तो ऐसे वो अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसको हम प्रशासन में
देखेंगे, अभी समझेंगे उनके बारे में। ये करता है इस फिर बौद्ध धर्म को अपना लेता है। क्या करा इसने? बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया। जब ये कलिंग पर आक्रमण कर रहा है तो एक चीज़ फेमस हो जाती है, मुख्य हो जाती है, कलिंग का राजा। ये भी लिख लेंगे। तो उस टाइम कलिंग का राजा कौन था? तो कलिंग का राजा था नंददेव। नंददेव। तो कौन मिलता है राजा? नंददेव मिलता है। बौद्ध धर्म अपना लिया। अब बौद्ध धर्म अपनाया तो इसी को प्रचार करेगा वो ज़्यादा। तो इसका प्रचार करने के लिए वो क्या करता है? कुछ तो अभिलेख लिखवाता है प्रचार हेतु। बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु क्या करता है वो? अभिलेख लिखवाता है। अभिलेख दोनों काम करेंगे, प्रचार भी करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि हाँ जो पूरी प्रजा है वो मेरी संतान है, मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत आती तो मैं खड़ा हूँ अभी भी। ठीक है, अभिलेखों से ही हमें पता चलता है कि सबसे पहले उसने 24/7 ये कॉन्सेप्ट दिया, मतलब कि मेरे देश का कोई भी नागरिक मुझसे किसी भी दिन किसी भी समय आकर मिल सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें अभिलेखों में ही मिलता है। साथ में विदेशों में प्रचार हेतु वो अपने पुत्र व पुत्रियों को भेजता है। जैसे हमें एक जानकारी मिलती है, एक पुत्र है उसका महेंद्र और एक पुत्री है उसकी संघमित्रा। पुत्री है संघमित्रा। इनको वो प्रचार हेतु श्रीलंका भेजता है। श्रीलंका भेजता है। ठीक है, तो श्रीलंका भेजा और इसी तरह से वो अपना प्रचार में ही मस्त रहा और फिर वो अपने जीवन के अंतिम समय में आ जाता है। फेमस चीज़ें यही थी उसके जीवन काल में। ठीक है, कुछ मंदिरों की तो उस टाइम निर्माण नहीं होता, कुछ स्तूपों की निर्माण करवाता है, जैसे सांची का स्तूप का उसने निर्माण करवाया। ठीक है, तो वो हम प्रशासन में भी देखेंगे जब वास्तुकला पे समझेंगे। ठीक है, तो मृत्यु हो जाती है उसकी। मृत्यु के बाद क्या होता है? इसका एक अंतिम शासक आता है। अंतिम शासक हमने समझ ही लिया है, बृहद्रथ है, उसको बार बार क्या ही लिखूँ मैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में जब इसकी मृत्यु हो जाती है फिर हमें ज़रूरी हो जाता है कि इसके अभिलेखों के बारे में समझिए। अभिलेख क्या कहते हैं, कहाँ से मिले, कैसे मिले, वहाँ से भी काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं अभिलेखों के बारे में। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ कौन से अभिलेख से अशोक के क्या क्या नाम मिलते हैं। एक है भब्रू अभिलेख। तो भब्रू अभिलेख में जो अशोक है, अशोक का जो नाम मिलता है वो मिलता है हमें पियादस्सी। ठीक है, तो भब्रू अभिलेख से क्या भी नाम मिलता है उसका? पियादस्सी। मास्की गुर्जरा। ठीक है, नेतूर, उदयगोलान, इससे इसका वास्तविक नाम मिलता है। वास्तविक नाम क्या है इसका? वास्तविक नाम है इसका अशोक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि वास्तविक नाम कौन से अभिलेखों से मिला है? तो मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उदयगोलान, ये 4 अभिलेखों से इसका जिक्र मिलता है। अन्य जितने भी अभिलेख मिले हैं उससे इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है देवानाम पियादस्सी। देवानाम पियादस्सी। बाकी जितने भी अभिलेख मिलते हैं उससे इसका नाम देवानाम पियादस्सी मिलता है। अभिलेख जो मिले हैं, अभिलेखों से क्या क्या मिला है? अभिलेख में इसके नाम मिल जाते हैं और ये लगभग हमें 4 भाषाओं में मिलते हैं। ठीक है, 4 भाषा नहीं, 4 लिपियों में मिलते हैं। 4 लिपियों में मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी लिपियां हैं? लिपि है आपकी भारत में जो मिलते हैं वो मिलते हैं हमें ब्राह्मी लिपि में। भारत में ब्राह्मी लिपि। आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो हमें मिलता है वो मिलता है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि।
ठीक है, खरोष्ट लिपि आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। इसके बाद जो अरामाइक लिपि है, अरामाइक लिपि, ये मिलती है हमें अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है, आज के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है। ऊपर से लिखते रहना, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं देता और कर देता हूँ एकदम स्क्रॉल, वो ध्यान दे देना आप, ठीक है। थोड़ा सा मैं छिदा भी हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, वीडियो पॉज करें, आराम से लिख लें, ठीक है। अरामाइक लिपि के बाद हमें एक लिपि मिलती है यूनानी लिपि। चूँकि उस टाइम यूनानियों का भारत इधर मध्य एशिया वाले क्षेत्र में बहुत प्रभाव था, तो उनकी लिपियों में भी उन्हें समझाना चाहता है। तो ये कहाँ से मिलती है हमें? ईरान वाले क्षेत्र से, जो आगे को अफगानिस्तान से आगे वाला क्षेत्र जितना भी मिलता है वहाँ से हमें यूनानी लिपि के क्या मिलते हैं? अभिलेख मिलते हैं ईरान वाले क्षेत्र में, ठीक है, ईरान वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये समझ लिया, आगे समझते हैं। अब अशोक के अभिलेख हमने देख ली 4 भाषाओं में। 1 मिनट, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। ये छोटा तो नहीं हो रहा, लेकिन आप इसी तरह से ले सकते हैं। ये आ गया वैसे तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 4 भाषाओं में समझ लिया, कहाँ कहाँ है वो भी समझ लिया। लगभग भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान वाले क्षेत्र में हमें मिल जाते हैं। साथ में ये भाषा कौन सी थी? भाषा है उसकी प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा में मिलता है, ठीक है। इसमें बताता है कि हम जो जितनी भी प्रजा है वो सारी मेरी संतान है और मुझसे कभी भी आकर के मिल सकती है, ठीक है। अभिलेख कितने प्रकार के हैं? अभिलेखों के प्रकार देख लेते हैं। अभिलेखों के प्रकार। अब ये क्या बात हुई कि अभिलेखों के भी प्रकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये लगभग 4-5 प्रकार के थे। सबसे पहले हमें देखते हैं बृहद स्तंभ लेख, ठीक है, जो बड़े बड़े स्तंभों पे वो अपनी बातों को लिखवाता है। वो बताना चाहता है कि देखो आज क्या है, आज के समय में सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ से अगर मोदी जी ने, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने या दूसरे देश के किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने कोई नियम कानून बनाया, लगाया, लागू करवाया, तो वो एकदम से समय पहुँच जाता है। लेकिन उस टाइम तो ऐसा नहीं था, तो क्या करते हैं वो इस तरह से, अगर कुछ नए नियम लेकर आ रहे हैं तो स्तंभों पे लिखवा देते, अभिलेखों पे लिखवा देते कि हमारे जो देवों को प्रिय लगने वाले राजा हैं यानी कि अशोक हैं, वो ये कहना चाहते हैं, वो ये करवाना चाहते हैं, वो ये नियम अप्लाई करते हैं, कोई पशु बलि ना दे, कोई भी उनसे आके कभी भी मिल सकता है। तो इस तरह के वो अपनी बातों को पहुंचाने का जो जरिया रखते हैं वो अभिलेख रखते हैं, ठीक है। फिर कुछ लघु अभिलेख भी मिलते हैं हमें, लघु स्तंभ लेख, ठीक है। फिर हम देखते हैं बृहद अभिलेख। ये स्तंभ लेख थे, ये अभिलेख मिलते हैं, या इन्हें शिलालेख भी कह सकते हैं हम, बृहद शिलालेख, शिलालेख, ठीक है। इसी तरह से लघु शिलालेख, और साथ में को हमें कुछ स्पेशल मिलते हैं जिनको हम गुहा लेख भी बोलते हैं, यानी कि गुफाओं को काट करके उसके अंदर कुछ अभिलेख लिखवाते हैं, ठीक है, तो इसको हम गुहा अभिलेख भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें लगभग 5 प्रकार के अभिलेख हमें मिलते हैं, अशोक के अभिलेख। अब किन अभिलेखों में क्या बातें कह रही है? उसने लगभग जितने भी अभिलेख मिले हैं मुख्यतः 14 बातों को उसने बताया है कि हाँ वो क्या करवाना चाहता है और क्या उसने नियम लागू लगा रखे हैं। उन 14 बातों को भी समझ लेते हैं। तो वो कहता है पहले अभिलेख में, यानी कि पहली बात जो कहता है, जितने भी अभिलेख मिले हैं वो अलग अलग जगह से भले ही मिले हैं, लेकिन बातें उनमें 14 ही हैं। सबसे पहले में कहता है पशुवध निषेध, मतलब कि पशुओं की क्या कीजिए? रक्षा कीजिए। आप पशुवध नहीं कर सकते, आप शिकार वगैरह खेलने अब नहीं जा सकते, ठीक है, ये उसने नियम लगा दिया। दूसरी बात वो कहता है दक्षिण भारत के राज्य चेर चोल और पांड्यों का उल्लेख मिलता है।
यानी कि हमें पता चलता है कि जो कृष्णा नदी से नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, अभी भी कुछ 3 फेमस राज्य हैं, चेर, चोल और पांड्य। ये उनका जिक्र करता है, सुदूर भारत की बात करता है ये। तीसरे में, प्रत्येक 5 वर्ष में धम्म प्रचार यात्रा, मतलब कि जो उसने धम्म चलाया, धम्म यानी कि ये संस्कृत भाषा का, इसे धर्म बोला जाता है, ठीक है। यानी कि उसने जो धर्म चलाया है, धर्म मतलब उसको जो बौद्ध धर्म को अपनाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मूर्ति पूजा वगैरह इसमें कुछ नहीं है, वो कहता है कि बस सेवा कीजिए दुनिया भर की, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, ठीक है। तो वो है ये धम्म प्रचार यात्रा करेगा। भेरी घोष को धम्म घोष में बदलने की बात करता है, वही कि अब मैं साम्राज्य विजय नहीं करूँगा, सांस्कृतिक विजय से सबका दिल जीतूंगा, ठीक है, ये बात करता है वो। 5वें नंबर पे वो बात करता है धम्म महामात्यों की नियुक्ति व दासों के साथ अच्छा व्यवहार, मतलब कि धम्म की रक्षा करने के लिए कुछ वो अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है, ठीक है। तो वो उसके बारे में बताता है कि हाँ मैंने कुछ इसके बारे में किया है। 6 यानी कि 6 में क्या कहता है वो, सक्रिय व सुदृढ़ प्रशासन। वो बताता है कि मेरे पास इतना बड़ा अगर प्रशासन है तो उसको कुछ करने के लिए मैं अधिकारियों की नियुक्ति कर रहा हूँ। धार्मिक सहिष्णुता, मतलब अगर जो भारत में उस टाइम जैसे बौद्ध धर्म उसने अपनाए रखा, लेकिन उसके अलावा और भी तो धर्म है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ, आजीवक संप्रदाय, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो उस टाइम चल रहे हैं। वो कहता है कि मैं इनकी भी क्या करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और मैं धार्मिक सहिष्णु हूँ। मुझे अन्य किसी धर्म से कोई लेना, मतलब कि ऐसे बैर नहीं है कि मैं दूसरे धर्म को आके मारू पीटूँ काटू फीटूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करता है वो, इसलिए वो धार्मिक सहिष्णु हो जाता है। 8वें में बोध गया व बोधि वृक्ष की यात्रा करता है। बोध गया व बोधि वृक्ष वही है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसकी यात्रा करता है, ये बताता है उसमें। 9th में वो कहता है खर्चीले समारोह पे पाबंदी। जैसे आजकल हम बर्थडे करते हैं, इतना खर्चा कर देते हैं, ठीक है, शादी ब्याह में इतना ढोल नगाड़ा में क्यों पैसा खर्च करना। वो कहता है कि ऐसा गलत है, तो इस पर पाबंदी लगा देता है। हालांकि उस टाइम की बात है, आज की नहीं मान लेना कि मैं ऐसा कुछ मना करता हूँ, ठीक, ये उसकी बात है। राजा व सभी अधिकारी प्रजा के हित में सोचें, मतलब कि जितने भी अधिकारियों की उसने नियुक्ति की है वो क्या करें, प्रजा के बारे में सोचें, उनके कल्याण के बारे में। धर्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया, मतलब कि जिसने धर्म अपना लिया उसका जीवन हो गया सफल। अब तो बड़ी बड़ी बातें ये करेगा, ठीक है। स्त्री महामात्यों की भी नियुक्ति करता है, मतलब कि इससे ये पता चलता है कि हाँ जो स्त्रियों की रक्षा करने के लिए स्त्रियां भी क्या आती हैं, साथ में आ जाती हैं। हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी मिलता है कि जो उसकी अंगरक्षिका थी वो स्त्रियां ही थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो हमें पता चलता है। 13वें अभिलेख में वो कलिंग युद्ध की चर्चा करता है। तो कलिंग युद्ध, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध की चर्चा वो कौन से अभिलेख में करता है, वो 13वें अभिलेख में करता है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की, और इसी में पता चलता है कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, हृदय परिवर्तन, ठीक है। शासक मैंने बता ही दिया, कलिंग पे कौन था उस टाइम, नंददेव था, वो आप ध्यान रखें। जो 14वां और अंतिम अभिलेख है, अंतिम लेख है उसने, तो जो पिछले 13 उसने अभिलेख लिखे हैं उनकी गलतियों को सुधारी, अगर किसी में कोई गलतियां हैं तो उसको उसने सुधार लिया था, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, प्रशासन के बारे में समझते हैं। अब देखो मौर्य प्रशासन देखो कहाँ कहाँ पे कितना कितना फैला हुआ है। यहाँ पे आपको ठीक से दिख पा रहा होगा, मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ पे 3 राजा राज्य कर रहे हैं, जिसमें चेर, चोल और पांडे का हमने जिक्र भी कर लिया। चेर, चोल और पांडे, ठीक है, ये कर रहे हैं। साथ में उसका प्रशासन देखो कहाँ है, इधर ये क्षेत्र में हमने बताया था आपका कामरूप, ठीक है, यानी कि आज का असम वाला क्षेत्र है ये, यहाँ तक इसका। और इधर ये ईरान के आसपास का क्षेत्र भी ये क्या कर लेता है, विजित कर लेता है। रहता कहाँ है वो, पाटलिपुत्र में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या कर रखी है, अपनी राजधानी बना रखी है। तो वो क्या करता है कि अलग अलग जो ये मेन जगह भी हैं, तो यहाँ पे अपने कुछ राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है, और अपने इतना बड़ा जो
अधिकारी हैं उसके, वो जगह जगह उनको भेजता रहता है। ठीक है, साथ में हम इसके मौर्य प्रशासन में देखेंगे अधिकारी। तो उसके जो अधिकारी है, मुख्य अधिकारी है, बड़े अधिकारी को वो महामात्य या तीर्थ कहता है। क्या कहता है वो? तीर्थ। तो इन तीर्थों की संख्या वो 18 बताता है। ठीक है, तो बड़े इनके अंडर में बाकी दूसरे जितने भी अधिकारी हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम कृषि की बात करें तो जितनी भी, अब यहाँ पे हमारी सिंधु नदी का क्षेत्र मिलता है, तो यहाँ पे बहुत उपजाऊ वाली जगह है। गंगा नदी वाला क्षेत्र है, ये बहुत उपजाऊ वाला क्षेत्र है, पूरा इसी के अंडर में है। ठीक है, साथ में हमें ये गोदावरी, कृष्णा नदी और ये नर्मदा वाला क्षेत्र मिलता है, ये भी काफ़ी वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र है। तो यहाँ से कृषि भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। ये वाला मगध वाला पहले से ही क्षेत्र क्या है, पहले से ही खनिजों से भरा हुआ है, तो खनिज भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। कई तरह के वो कर लगाता है, फसलों पे कर लगाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। स्थापत्य स्थापत्य कला, तो दो मुख्य चीज़ इसने इस टाइम मिलती है हमें। एक मिलता है हमें, एक तो मिलता है स्तूप, स्तूपों का निर्माण। एक मिलता है हमें स्तंभ लेख। ठीक है, अब यही उनने मेन काम करे, तो बार बार जिक्र इनका इसलिए आ रहा है, मैं बार बार रिपीट भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही है। स्तंभ में हमें एक सारनाथ से स्तंभ मिलता है जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं। अशोक स्तंभ, और मैं इमेज लगाना भूल गया यहाँ पे, लेकिन आपने देखा ही होगा, 4 शेर हैं जो चारों एक दूसरे के पीठ लगा के बैठे हैं, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है हमारा। ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, सारनाथ से मिलता है। ठीक है, अब ये स्तूप क्या होते हैं, स्तूप को भी समझ लेते हैं। यहाँ से आपने देख लिया होगा, लिख लिया होगा, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। ठीक है, स्तूपों की बात करते हैं हम। तो स्तूप कैसा होता है, मैं जब बौद्ध काल पढ़ा रहा था आपको तब भी बताया था, जो बुद्ध के अवशेष है, यानी कि जो अस्थियां बच गई हैं या कुछ ऐसे सामान है बुद्ध के जो बच गए हैं, उनको लेकर के क्या बनाया गया, एक स्तूप इस तरह का बनाया गया था, आधे कटोरे के समान। ठीक है, और ऊपर कुछ ऐसे चीज़ें लगाई जाती हैं जो बाद में लग जाती हैं, और चारों तरफ को घूमने का भी एक रास्ता होता है। ठीक है, और एक गेट भी यहाँ पे लगा दिया जाता है अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से स्तूप बन जाता है। ठीक है, तो इनका निर्माण होता है, कौन सा फेमस है, सांची का स्तूप फेमस है। ये सांची का स्तूप फेमस है। सांची का स्तूप हमें मिलता है मध्य प्रदेश में, स्थान भी याद रखेंगे आप, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अभी मंदिरों का निर्माण नहीं होता, मंदिरों का निर्माण बाद में होगा। जितने भी तरह के होंगे, 3 तरह के मंदिर निर्माण की कला है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सिर्फ या तो अभिलेखों का निर्माण हो रहा है या स्तूपों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसके साथ हम अगर सिक्कों की बात करें, ये देख लीजिए, लिख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सिक्कों की बात कर लेते हैं हम। सिक्के, तो उस टाइम के जो सिक्के हैं वो पंचमार्क सिक्के अभी भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो पंचमार्क सिक्के हैं उनका यूज़ हो रहा है। पंचमार्क सिक्के सबसे पहले हमें मिलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। शताब्दी से शुरू हुए थे ये। ठीक है, तो इस समय भी हमें पंचमार्क सिक्के मिलते हैं। पंचमार्क सिक्के, ठीक है, 2-3 तरीके के मिलते हैं। हमें चांदी के भी मिलते हैं, चांदी के सिक्कों को कहा जाता है पर्ण।
ठीक है। तो पर्ण वहाँ की फेमस मुद्रा थी, उस टाइम की सबसे फेमस यही थी। कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त के गुरुजी थे उन्होंने भी उनको पर्ण में खरीदा था, ऐसा किंवदंती है, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने पर्ण में खरीदा था, ये ऐसी बातें सामने आती हैं। स्वर्ण सिक्के भी चलते थे, साथ में तांबे के सिक्के भी चलते थे, तांबे के सिक्के, ठीक है, तांबे के सिक्के भी चलने थे। वैसे तांबे के सिक्के का जो नाम मिलता है वो काकर्ण करके कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो तांबे के सिक्का का नाम ये है, पर्ण ये है, और स्वर्ण सिक्कों का नाम सुवर्ण मिलता है, सुवर्ण। आई होप आपको दिख पा रहा होगा, ठीक से लिख लीजिए इसको। ये हमने सिक्कों की बात कर ली। अब हम बात कर लेते जो अधिकारी हैं, फेमस अधिकारी हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से फेमस अधिकारी हैं। कुछ फेमस अधिकारियों की हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी होगी, लेकिन देख लेते हैं। लक्षणाध्यक्ष, अब उनके अधिकारी हमारे पास कुछ ये, हम इनके कुछ काम भी देख लेते हैं कि काम क्या करते हैं, ठाली तो नहीं बैठे हैं। तो जो लक्षणाध्यक्ष है ये आपका टकसाल का अधिकारी है, इधर अधिकारी लिख लेंगे आप, प्रमुख अधिकारी, और इधर क्षेत्र। क्या काम करते हैं, तो जो ये है टकसाल का अधिकारी है, टकसाल अधिकारी। टकसाल समझ गए होंगे आप, ये सिक्के जहां बनते हैं उसे टकसाल कहा जाता है, ठीक है। तो सिक्कों का निर्माता ये है। पोतवाध्यक्ष, मतलब कि जो माप तोल करने वाला होता है कि कहीं पे माप तोल काम ज़्यादा तो नहीं है, इस पर नियंत्रण रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो पोतवाध्यक्ष यानी कि माप तोल करने वाला, माप तोल अधिकारी, माप तोल अधिकारी, ठीक है। समाहर्ता, अब ये समाहर्ता क्या है, ये राजस्व अधिकारी है, मतलब कि जितना भी जैसे आज डीएम होता है ना, कुछ इस तरह से कलेक्ट करता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है। तो समाहर्ता क्या है, राजस्व अधिकारी है, राजस्व इकट्ठा करता है। हालांकि आज डीएम ये काम तो नहीं करता, लेकिन हाँ राजस्व अधिकारी करता है, ये अभी भी आज भी होता है ये राजस्व अधिकारी, ठीक है, राजस्व अधिकारी। सीताध्यक्ष, अब हम यहाँ पे इसके नाम को देखें, सीताध्यक्ष, तो सीता हम कहते हैं जो क्षेत्र होता है, यानी कि खेत होता है, खेत को हम सीता कहते हैं। तो यानी कि कृषि अधिकारी, कृषि का अधिकारी कौन है, सीताध्यक्ष, कृषि अधिकारी। ये कुछ फेमस अधिकारी हैं जो प्रीवियस ईयर में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, मैंने वही अधिकतर ये रखे हैं। गूढ़ पुरुष, अब गूढ़ पुरुष यानी कि रहस्य रखने वाला, रहस्य कौन रखेगा, वो गुप्तचर रखेगा। तो गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। राजुका, इसका जिक्र मैंने अभी वीडियो में पहले भी करा था। ये कौन है, ये आपका न्यायिक अधिकारी है, न्यायिक अधिकारी है, ठीक है। तो हमने अधिकारियों की बात कर ली, हमने सिक्कों की बात कर ली, हमने व्यापार के बारे में बात कर ली। व्यापार किसका होता है, व्यापार रेशम का, कपड़ों का, और ये कृषि वस्त्री, बहुत तरह का व्यापार होता है। हमने जो जितने भी अधिकारी हैं उनके बारे में संबंध में बात कर ली, हमने राजाओं के संबंध में बात कर ली। अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम समझेंगे मौर्योत्तर के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, अगर जिसको इसका स्क्रीनशॉट ले रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। जय हिंद।